नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात गुजरात की उस खबर की जिसने आग में सब कुछ तबाह कर दिया। गुजरात के सूरत की ये तस्वीर, जहां के वलसाड़ में वापी इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग की लपटें किस कदर उठ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां मशक्कत करती नजर आ रही है। राहत सिर्फ इस अगलगी की घटना में ये रही कि ये केमिकल फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से तबाह जरूर हो गई, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था और ये राहत की खबर है। हालांकि आग की भयावता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फैक्ट्री के जलने की वजह से लाखों का नुकसान इस वक्त फैक्ट्री संचालक को हो चुका है। हालांकि आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो गुजरात के सूरत के वलसाड़ की ये तस्वीर, जो केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग के शोले उठने लगते हैं और आग की लपटों ने पूरी कंपनी को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अगली खबर अहमदाबाद से, जहां की इलेक्ट्रिक बस में अचानक से आग लग जाती है। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर नजर आया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इलेक्ट्रिक बस में अचानक से आग लगी। आग लगते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। राहत की बात रही कि स्टॉप पर ही आग लगी और सभी यात्री बस से बाहर निकलने और सुरक्षित बचने में कामयाब रहे। हालांकि तस्वीरों को देखकर डर का पैदा होना स्वाभाविक है। बाल बाल जो यात्री यहां पर इस बस में सवार हुए थे वो बचे हैं। इलेक्ट्रिक बस बताई जा रही है जो अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि इसमें भी आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बाल बाल इस बस के यात्री जरूर बच गए हैं। ऐसे कैसे? बिहार में शराबबंदी है, यानी कि शराब बेचना, खरीदना और पीना सब कुछ कानूनन अपराध है। लेकिन छपरा की तस्वीर आपको दिखाने जाते हैं, जिस छपरा में एक शख्स को शराब की जानकारी देना नागवार गुजर गया और इसीलिए इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। शराब बेचने का विरोध करने पर एक बुजुर्ग की पीट कर जान ले ली गई। मृतक का नाम सत्यदेव सिंह है। बताया जा रहा है कि गांव के शराब माफिया ने उनके छत के ऊपर शराब का धंधा किया था और इसी का विरोध करने पर माफियाओं की तरफ से एकजुट होकर इस शख्स की बेरहमी से पिटाई की जाती है और इस कदर इस शख्स को पीटा गया कि इसकी मौत हो चुकी है। तो इलाज के दौरान इस शख्स की जान चली गई। एक चालान है रोड पे, सीधी बाहर से वही छत पे दारू बेच रहा था, बहुत दिन से बेच रहा है। तो हम मना करने गए यहाँ पे मत बेचो, तो नहीं सुन रहा था। तो हम उसको गुस्सा में आकर उसका दारू छत पे से नीचे गिर दिया। तो उसके बाद हमको मारने लगे, सब देखिए सब छिलछाल दिया है। उसके बाद हम बचाव में अपने भाग के घर गए। तो उसके बाद उसके सब फैमिली वाले आके घर पे सब गेट तोड़ के मारने का शुरू कर दिया। बड़े बाबा बचाने तो उनको भी सब लोग मिल के मारा। मुजफ्फरपुर की महिला मरीज जिसे किडनी निकाल लिए जाने के आरोप के बाद आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में इस वक्त ये महिला इलाजरत है। अब डॉक्टर जांच में जुटे हुए हैं कि क्या इसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं। अब इसकी डायलिसिस शुरू की जाएगी। हालांकि क्या इसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं, ये अभी जांच का विषय है। आईजीआईएमएस के डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि इस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आईजीआईएमएस अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि महिला को आज से डायलिसिस पर रखा जाएगा और पुष्टि होने पर ट्रांसप्लांट की तैयारी भी होगी। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। गोला छाप डॉक्टर के द्वारा किडनी निकाले जाने के बाद महिला मरीज की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर ने आईजीआईएमएस रेफर कर दिया है। आईजीआईएमएस में महिला का इलाज शुरू हो गया है। हालांकि इस वक्त महिला आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जांच पड़ताल जारी है। आरोप यह है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्होंने ऑपरेशन के बहाने महिला की दोनों किडनी निकाल ली। उसके बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई है। अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल हैं, उनसे सीधे जानते हैं। सर, प्राइमा फेसी क्या लगा देखकर? सरकार द्वारा इसको एसकेएमसीएच से आईजीआईएमएस भेजा गया। मुजफ्फरपुर के डीएम सिविल सर्जन लगातार संपर्क में हम लोग के साथ थे
और SKMCH से यहाँ ट्रांसफ़र होते ही यहाँ हम लोगों ने उनको आयुष्मान भारत के अंदर एडमिट किया है। और एडमिट करने के बाद चूँकि रात में आए थे तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो मेरा हो गया है, जो किडनी के लिए फंक्शंस होते हैं, अदर फंक्शंस होते हैं, और एडवांस इन्वेस्टिगेशंस आज हमारे यहाँ होनी है। उसमें ये पता चलेगा कि वाकई में किडनी निकाल ली गई है या नहीं निकाल ली गई है। अगर निकाली गई है तो एक है या दोनों है या कुछ अंश बचा हुआ है। इस बात की अब तक पुष्टि हुई है कि नहीं कि दोनों किडनी निकाली गई? जो इन्वेस्टिगेशंस अभी हुए हैं वो बहुत सारे क्लियर नहीं हैं। जो CT स्कैन भी बाहर एक हुआ है वो बहुत क्लियर उसमें नहीं है। तो चूँकि हमारे यहाँ जो है किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है, तो ट्रांसप्लांट टीम के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ ज़रूरी होंगी मरीज़ की वो सारी जांच की जाएंगी। गए वहाँ जांच करवाए गंगाराम हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड हुआ, क्या कहता है CT जांच हुआ। गंगाराम कहाँ? ये पटने में है। अच्छा। वहाँ गए और जांच करवाए, वहाँ CT स्टार्ट में कर, वो बोले कि यहाँ पर ये दोनों किडनी इसके पास है नहीं। पत्नी का किडनी निकाल लिया गया है और जो महिला है जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हालांकि जो IGMS प्रशासन है वो लगातार इसमें लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं इसकी जो जान जो है बचाई जा सके, लेकिन फिलहाल जो शर्त है कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, उनकी किडनी जो है डोनेट हो सकता है। अभी जांच पड़ताल जारी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो ट्रांसप्लांट है वो संभव होता है या फिर नहीं होता। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और नए एम्स के निर्माण के लिए 81 एकड़ जमीन के हस्तांतरण के बाद से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। चूंकि जिस जमीन को पहले चरण के लिए दिया गया है उसमें 3 विभाग आते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, और इसे जल्द ही खाली करने के आदेश स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक हालांकि डॉक्टर हरेंद्र कुमार का कहना है कि छात्रों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर उसके वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं और अब ये तीनों विभागों को बिजली विभाग के विश्राम सदन में शिफ्ट किया जाएगा। ओल्ड भवन में जो है, जो कि हस्तांतरित किया जा चुका है, उसमें मेडिकल कॉलेज का 3 विभाग चलता है। उसके लिए पिछले दिनों आए उच्च स्तरीय पदाधिकारियों का एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ये बिजली विभाग का जो ये क्या का रेस्ट हाउस है, इसमें इनको तत्काल शिफ्ट किया जाएगा। उनका बिल्डिंग बन जाएगा तो फिर अपना उधर जाएगा। पूर्णिया के व्यवसायी अभिमन्यु की कोलकाता के पश्चिम बंगाल के हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में उसकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या के बाद से पूर्णिया के लोगों में इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। पूर्णिया के लोगों ने इस आक्रोश को कैंडल मार्च के जरिए लोगों के सामने रखा। ये तस्वीर खीरू चौक पर, जहां पर कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते लोग नजर आए। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल के दालकोला थाना इलाके में इस व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी और इसे लेकर के लोगों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सदर STPO सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ इस वक्त जरूर कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाएगा। कोई यकीन के नहीं कर सकता किसने किया नहीं किया, ये पुलिस का और जांच का विषय है। ये मकान है, इसका ये मार्केट है और इस साइड में कुछ चाय वगैरह नाश्ता की दुकानें हैं जो बाय जबरन कब्जा करके यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। कभी इनको प्लास्टर नहीं करने देता। वो बहुत, उनके पिताजी हैं जो बिल्कुल गाय आदमी हैं, वो किसी से लड़ाई नहीं करते। इस लड़का से उसी से तू मैं वगैरह कभी कल हुआ करता। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसमें अवैध तरीके से पशु पक्षियों का कारोबार करने वालों के ऊपर नकेल कसी जा रही है, जिसमें कई ऐसे पक्षियों को जिन्हें पिंजरे में बंद करके रखा गया था उन्होंने मुक्त कराया। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जहां पर 2000 से ज्यादा पक्षियों और कछुओं को तेज प्रताप यादव ने आजाद कराया है। तेज प्रताप यादव पटना के कुर्जी और अनीसाबाद समेत कई इलाकों में पहुंचे थे और पिंजरों में कैद पक्षियों को उन्होंने मुक्त कराया। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी, पहली तस्वीर पशु पक्षी के अवैध व्यापार के खिलाफ चल रही छापेमारी की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जहां पर पक्षियों को मुक्त कराया गया।
शेखपुरा के मशहूर मगही पान की लाली उनके व्यापार से जुड़े, इस कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आ रही। अब सवाल ये उठता है कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग खुश क्यों नहीं हैं? तो उनकी परेशानी की वजह भी जान लीजिए। जरा शेखपुरा की ये तस्वीर देखिए, जहां पर पान उत्पादकों को इस वर्ष मौसम की मार झेलनी पड़ी है। बारिश नहीं होने की वजह से हरे भरे पान के पत्ते अब सूखने लगे हैं और यही वजह है कि इसमें लगाई गई पूंजी निकाल पाना भी अब इन व्यवसायों से जुड़े हुए, इस व्यवसाय के साथ लगे हुए किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। पान की खेती का जायजा लिया शेखपुरा संवाददाता अजीत शर्मा ने। ये शेखपुरा जिले का कोसरा पंचायत का इलाका है जो खखड़ा गांव से जाना जाता है। इस गांव की लगभग पूरी आबादी कहा जाए तो पान की खेती करते हैं। देख लीजिए, बड़े पैमाने पर मगही पान होता है जिसका बिक्री भी बहुत पहले हुआ करता था। बनारस और गया, बिहार के कई जिलों में भी इसकी पान की मांग है, डिमांड है। यहाँ का पान कहा जाता है बहुत स्वादिष्ट पान होता है। लेकिन एक तो मौसम इस वर्ष का जो खेती है वो बड़ा लाभप्रद नहीं माना जा रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण फसल इनका मारा गया है। हम यहाँ के किसान भी यहाँ हैं, बड़े पैमाने पर जो खेती कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या क्या परेशानी इस बार हो रहा है। बोलिए बाबा, ईश्वर बोलिए। तो हम लोग का खेती यही प्रमुख है। अच्छा, इसमें काम करने वाले रहते हैं 12 घंटा और जो कुछ होता है इसी से नमक तेल चलता है। और इसके बाद खेती बाड़ी पूंजी के लिए तो अभाव हो जाता है, पूंजी कहीं से मैंने कर्ज पर लाते हैं, कर्ज पर लाना पड़ता है। और कितना लोग लगे रहते हैं इसमें? सब परिवार के सब लोग लगल रहो। बोलो ना, कितने बजे आ जाते हैं आप लोग सुबह में? हम लोग आ जाते हैं जी 8 बजे। 8 बजे आओ, और फिर जाते हैं कब? सांझ के 5 बजे 4 बजे। क्या इस क्लास में पढ़ती हैं? BA पार्ट 1। तो आज आप भी खेती कर रही हैं पान का? हाँ, अभी कोचिंग नहीं जा रहे हैं और छुट्टी पे घर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो इसी से खर्च कर, पढ़ाई लिखाई का खर्च हाँ, इसी से होता है। पिताजी करते हैं? पापा, दादा, मम्मी सब है। सब लोग इसी में करते हैं। इस बार क्या लगता है खेती कैसा होगा, फसल कैसा होगा? अगर इस पर कैसा होगा, अभी तो खराब होते जा रहा है, पर बारिश होगा तो ठीक होगा। तो फसल भी इस बार बारिश नहीं हुई है तो बड़े पैमाने पर यहाँ खेती हो रही है। सरकार की जो एक योजना आई है इसके अनुसार है कि इनको 50% अनुदान मिलेगा। ये सरकार की योजना है, लेकिन अब ज़मीन तक पहुँचता है इन किसानों को मिलता है नहीं मिलता है ये तो देखने का बात है। लेकिन ज़रूरत है कि इस मगही पान, जो मशहूर मगही पान है, इसको प्रोत्साहित करने का, इन किसानों को मदद करने का, ताकि ये व्यापार बड़े पैमाने पर इस इलाके में हो सके और इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधार हो सके। चूँकि शुद्ध ब्याज देना पड़ता है, सरकार अगर मदद करेगी तो निश्चित रूप से इस महाजनों छुटकारा मिलेगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और कोरोना के 2 साल के बाद एशिया के प्रसिद्ध रेल कारखाना जमालपुर कारखाने को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, 17 सितंबर वो तारीख है जब विश्वकर्मा पूजा की जाती है, यानी कि तमाम कलपुरुषों की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन जमालपुर कारखाने में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जहां पर एक दिन पूर्व यानी कि 16 सितंबर को पूजा की जाती है और इसे लेकर कारखाने के अंदर रंग रोगन से लेकर तमाम तैयारियां पूजा को लेकर की गई हैं। साज सज्जा देखिए यहाँ पर किस तरीके से, और लोगों के बीच ये बड़ी खुशी इस वजह से भी क्योंकि 2 साल का लंबा इंतजार लोगों ने इसे लेकर किया है। जगह जगह फूल लगाए गए हैं, वहीं कई जगहों पर भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया है। वर्कशॉप है, ये एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है और ये दुखद बात है कि पिछले 2 साल से महामारी के वजह से जमालपुर वर्कशॉप में विश्वकर्मा पूजा नहीं मनाया गया। इस बार हम लोग बहुत ही भव्य पैमाने पे इसको मना रहे हैं और आस्था है विश्वकर्मा बाबा के प्रति। उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम लोग यहाँ कमा खा रहे हैं सारे लोग। और चलिए आपको एक ऐसे स्कूल लिए चलते हैं जहां पर बच्चे तो हैं, बच्चों का नामांकन भी हुआ, लेकिन शिक्षक यहाँ एक भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि आखिर फिर यहाँ इस स्कूल में बच्चे पढ़ते कैसे हैं। जहानाबाद की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है लेकिन टीचर की नियुक्ति नहीं की जाती। और इसे लेकर मध्य विद्यालय घेजन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, 2014 में उत्क्रमित कर इसे उच्च विद्यालय में प्रोन्नति दे दी गई, यानी कि इसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर शिक्षक का
शिक्षक को लेकर नियुक्ति नहीं की गई, बच्चों का नामांकन जरूर हो गया। विभाग ने कागजी आदेश दिया और मध्य विद्यालय के एक शिक्षक को विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी दे दी गई। सवाल पूछने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कहते हैं वो भी हास्यास्पद है कि हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी और इसी वजह से इस स्कूल में कोई शिक्षक है नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का दावा एक तरफ किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती और जो जवाब सामने है वो सवाल खुद पैदा करता है कि शिक्षकों की कमी है और शिक्षक दूसरी तरफ सड़कों पर मार खा रहे हैं। और ऐसे में मिडिल स्कूल के शिक्षकों को हाई स्कूल में सेवा देने के निर्देश दिए गए, यानी कि एक शिक्षक के ऊपर दो स्कूलों का भार दे दिया गया। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही, शिक्षकों की कमी और बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर है। शिक्षा का हाल बताने के लिए हम आए हैं घेजन में। ये उच्च विद्यालय है और यहीं पे 10वीं तक की पढ़ाई होती है। अभी ताला खुल रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। अच्छा, आप यहाँ टीचर हैं, हेडमास्टर? नहीं, हेडमास्टर तो हाँ। अच्छा, जरा सा बात कर लीजिए। ये यहाँ पे पाठशाला पढ़ाई नहीं चलता है? चल रहा है सर ऊपर में। अच्छा, तो इन गाँव वालों का कहना है कि नहीं चलता है। चल के देख लीजिए चलता है कि नहीं चलता है। तो हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं। ताला बंद ही है सब में, इधर भी ताला बंद ही है सब में। 10th का तो टोटल इतने ही बच्चे हैं? तो हो बेटा? यस। इतने ही बच्चे आते हैं गिन के? 3 3 6 2 8 3 11 2 13। तो स्कूल में 13 बच्चे हैं, एक शिक्षक हैं। मामला समझ से परे है। यहाँ हाई स्कूल है, टीचर एक भी नहीं है, कमरों में ताला बंद है। हमने डीईओ से बात की फ़ोन पर, उन्होंने कहा कि ये स्कूल चलता है, रोशन आरा जी से उन्होंने कहा कि ये स्कूल चलता है मध्य विद्यालय में। समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर पढ़ाई कैसे होती होगी। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। पदाधिकारी महोदय ने समीक्षात्मक बैठक में सभी डीओ को निर्देश दिया है कि आप सभी हाई स्कूल में घूमें और एक फॉर्मेट तैयार करें कि वहाँ पर कितने टीचर हैं और उनकी रूटीन बनाएं कि सभी टीचर वहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर कोई इंग्लिश के टीचर हैं और +2 के हैं तो माध्यमिक को भी पढ़ाएं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ाएंगे। मैथ के हैं तो माध्यमिक के मैथ के टीचर हैं तो +2 को भी पढ़ाएं। हम लोग के पास फिलहाल यही चाह रहा है कि जो है उन्हीं से हम काम ले सकें। तो एक स्कूल ऐसा भी जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है, मध्य विद्यालय के शिक्षक को उच्च विद्यालय की जिम्मेदारी दे दी जाती है। 13 बच्चे यहां पर पहुंचे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द स्थिति अलग होगी। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये भी व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। हल्की सी बारिश हुई नहीं कि गोपालगंज का ये मॉडल सदर अस्पताल पानी पानी हो जाता है। और पानी इस कदर कि इमरजेंसी में भी आप जहां पैर रखेंगे आपको पानी नजर आएगा। मरीज पानी के बीच ही इलाज कराते दिखेंगे आपको। इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने भर पानी जमा है। अस्पताल में पानी लगने की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का क्या हाल है, इसी हालात के जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। बिहार के डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का यह गिर जिला है और ये मॉडल सदर अस्पताल का परिसर है। हल्की बारिश के बाद कैसे अस्पताल परिसर में पानी लग गया है, घुटने भर पानी लग गया है। देख सकते हैं जो मरीज हैं वो पानी में ही पार करके इमरजेंसी वार्ड तक इलाज कराने पहुंच रहे हैं। ये इमरजेंसी वार्ड का बाहर का नज़ारा है और देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे यहाँ लोग जो है पानी में पार करके जो अंदर जा रहे हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है और इसी के अंदर जो है मरीजों का इलाज चल रहा है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जल जमाव की समस्या है। यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं मरीज को लेकर जाने वाली, जो स्ट्रेचर है, वो सारी चीज़ें भी पानी में डूब चुकी हैं। लिहाजा मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और संक्रमण फैलने का भी मरीजों पर खतरा मंडराने लगा है। जो अस्पताल प्रबंधन है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है और हर तरफ पानी ही पानी है। इधर आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मरीज जो है अंदर भर्ती हैं। हम इनके पेरेंट्स जो है मरीज के, उनसे हम कुछ बात करते हैं कि कब से ये समस्या आ रही है, कितनी समस्या आ रही है। पानी लगा हुआ आप लोग परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है ना। ये बताइए पानी लगा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, थोड़ी परेशानी हो गई।
संक्रमण फैलने का भी खतरा बना रहेगा। कुछ और भी मरीज परिजन है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है, पत्थर तो पड़ा है, इसमें पत्थर दिखाई नहीं देता है। संक्रमण फैलने का भी खतरा, बहुत बीमारी फैलने का बहुत खतरा, कचरा इधर आ गया, बाहर निकल गया है सब। मरीज है वो भी परेशान है और अस्पताल प्रबंधन हालांकि यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। कब तक ये बारिश का पानी जमा रहेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खगड़िया में कोसी का कहर साफ नजर आता है। यहाँ पर बागमती नदी और कोसी नदी इस कदर कहर बरपा रही है कि लोगों की खेती की जमीन भी इसमें विलीन होती जा रही है। अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं और इस वक्त ये खगड़िया की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर कोसी और बागमती नदी की वजह से किनारे कटाव किस तेजी से इस वक्त हो रहा है। लोग इसे लेकर परेशान है। उनका कहना है कि हर साल की यही स्थिति होती है। अब तक दर्जन भर से ज्यादा मकान जो हैं वो विलीन हो चुके हैं पिछले साल ही, और इस बार फिर से एक बार घरों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। इस बार कटाव निरोधी कार्य की शुरुआत की गई, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रखंड का ये अग्रहण गांव है। हम लोग का घर बागमती नदी से कटाव के कारण कटते जा रहा है। रात दिन नींद नहीं होता है। हम लोग का घर कटाव के कारण कभी भी कटाव में समा सकता है। रोज चट्टान की तरह जमीन कटकर नदी में गिर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।